आखिरकार देश के गुनहगार कसाब को फांसी हो ही गई। हालांकि 4 साल का इंतजार जरूर करना पड़ा। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एक्स। जी हां, यही नाम था 26/11 के गुनहगार आमिर अजमल कसाब को फांसी देने के गोपनीय ऑपरेशन का। आज सुबह 7:36 पर पुणे के यरवड़ा जेल में कसाब को फांसी पर लटकाया गया। पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय था कि फांसी दिए जाने के बाद ही देश को इसकी खबर मिली। 26/11 के आतंकी कसाब को फांसी। पुणे के यरवड़ा जेल में दी गई फांसी। सुबह 7:36 पर दी गई कसाब को फांसी। बुधवार सुबह हर न्यूज चैनल पर यही खबर थी। जिस सनसनीखेज अंदाज में 4 साल पहले मुंबई हमले की खबर ब्रेक हुई थी, उसी अंदाज में 26/11 हमले के एकमात्र जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी देने की खबर आई। आज सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को यरवड़ा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 नवंबर को दया याचिका खारिज कर कसाब की फांसी पर मुहर लगा दी थी। 7 नवंबर को फाइल गृह मंत्रालय के पास पहुंची और 8 नवंबर को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस पर दस्तखत किए। उसी दिन महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया गया कि 26 नवंबर से पहले कसाब को हर हाल में फांसी दे दी जाए। जब 8 तारीख को उसका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गया और इस बात की शासन को जानकारी मिली, वैसा कॉन्फिडेंशियल लेटर मिला, तब 12 तारीख को जेल के वरिष्ठ अधिकारी और होम डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग हमने पुणे में ली थी। उस समय इस ऑपरेशन को एक्स नाम दिया था और हर एक को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। कसाब को 21 नवंबर को पुणे के यरवड़ा जेल में फांसी देने की तारीख तय हो चुकी थी। अब सरकार के सामने चुनौती थी इस ऑपरेशन को, जिसे ऑपरेशन एक्स नाम दिया गया था, पूरे गोपनीय तरीके से अंजाम देने की। ऑपरेशन एक्स को कामयाब बनाने के लिए 17 सदस्यों की टीम बनाई गई, जिसकी अगुवाई मुंबई के आईजी लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती कर रहे थे। टीम में एंटी टेरर सेल के चीफ राकेश मारिया भी शामिल थे। खास बात यह है कि गोपनीयता रखने के लिए सिर्फ देवेन भारती के सेल फोन को ही ऑन रखा गया था। ऑपरेशन में लगे बाकी अधिकारियों के सारे फोन ऑफ कर दिए गए। 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात आईटीबीपी और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के निगरानी में कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल से पुणे के यरवड़ा जेल में बेहद गोपनीय तरीके से शिफ्ट कर दिया गया। ऑपरेशन इतना गोपनीय था कि कसाब को पुणे ले जा रहे अधिकारियों को भी यह भनक नहीं थी कि वो बुलेट प्रूफ प्रिजनर वैन में 2 आम कैदियों के साथ किसे पुणे ले जा रहे हैं। यरवड़ा जेल के सुपरिटेंडेंट तक को अपने नए मेहमान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। यही नहीं, बताया जाता है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में कसाब के सेल की निगरानी कर रहे आईटीबीपी के जवानों को भी इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। वो 2 दिनों तक खाली सेल की निगरानी करते रहे। 21 नवंबर सुबह के 7:36 आखिरकार वो घड़ी आ गई जब कड़ी सुरक्षा के बीच कसाब को फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि फांसी से पहले जेल अधिकारी ने उससे आखिरी ख्वाहिश और वसीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना ही कोई वसीयत। सूत्रों के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट से उसने आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। इस पर कसाब ने कहा, अल्लाह कसम, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ करे। फांसी के आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने जांच की और इसके बाद कसाब को मृत घोषित कर दिया। चूंकि पाकिस्तान ने कसाब का शव लेने से इनकार कर दिया था, लिहाजा यरवड़ा जेल के कैंपस में ही उसे दफना दिया गया। देश पर हुए सबसे बड़े हमले के दोषी कसाब का अंत बेहद ही नाटकीय तरीके से हुआ। जब लोग कसाब की फांसी को लेकर सरकार पर उंगलियां उठा रहे थे, तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, ऐसे में एक लाइन की खबर आई कि कसाब को फांसी दे दी गई है और इस खबर ने तमाम आरोपों को, तमाम सवालों को पीछे छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, 26/11 की चौथी बरसी से पहले ये खबर तमाम देशवासियों के लिए बेहद ही सुकून भरा है। पुणे से विद्या और मुंबई से साहिल जोशी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।
इसे संयोग ही कहेंगे कि बुधवार को ही कसाब ने 26/11 को अंजाम दिया था और बुधवार को ही मुंबई के गुनहगार को अपने किए की सजा मिली। 60 घंटे के खूनी खेल का हिसाब हुआ, लेकिन बेहद ही गुपचुप तरीके से कसाब की फांसी पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने आज तक से की विस्तार से बातचीत। आज तक संवाददाता साहिल जोशी के हर सवाल का उन्होंने दिया भरपूर जवाब। आर पाटिल ने आज सुबह ही घोषणा कर दी कि जिस तरीके से अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई है, इसकी घोषणा उन्होंने की है। लेकिन हालांकि एक कड़वी याद भी उनकी 26/11 के साथ जुड़ी हुई है कि 26/11 की वजह से अब आपको गृह मंत्री पद का इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आज जो है अजमल आमिर कसाब की फांसी भी आप ही के कार्यकाल में हुई है। इस बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? मुझे इस्तीफा देना पड़ा, ये मेरे लिए कड़वी बात नहीं है, लेकिन मुझ पर जिम्मेदारी थी, मेरी पुलिस दल पर जिम्मेदारी थी निरपराध लोगों की रक्षा करना। और उस हमले में 166 लोगों की मृत्यु हो गई, ये मेरे लिए बहुत बुरी बात थी। ठीक है, 4 साल तो गए। उसी समय हमारे बहादुर जवान और अधिकारी ने आतंकियों का मुकाबला करने की पूरी कोशिश की थी। 9 आतंकी को उसी समय मारा गया था, लेकिन एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था। कानूनी तौर पर, संविधान के तौर पर उसे सजा होना आवश्यक था। और आज जो 10वां जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी था, उसे अंतिम सजा हो गई। ये खाली मेरे लिए नहीं, हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस देश पर जो हमला करेगा और हमला करने के बारे में सोचेगा, उसे एक अच्छा संदेश देने का काम आज की घटना से हुआ है। लेकिन पाटिल साहब, पूरी इस मामले में सीक्रेसी मेंटेन की गई। इससे पहले भी हमने देखा कि 9 आतंकवादियों को जब दफनाया गया तब भी उसकी भनक तक नहीं लगने दी गई थी। आज भी जब कसाब को फांसी दी गई, उसकी भी भनक किसी को नहीं लगने दी गई। आपका कहना है कि 2 महीने पहले इसका फैसला हो चुका था। किस तरीके से यह पूरा ऑपरेशन हुआ और क्या आपने उसको नाम दिया? इस ऑपरेशन को एक्स नाम दिया था, लेकिन कुछ मर्यादित लोगों को इस बारे में जानकारी थी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑफिसर को और पुलिस दल के लोगों को इस बारे में जानकारी थी। फिर भी ये देश पर हमला था, ये गंभीर बात है। देश प्रेम सिद्ध करने का मौका हमें मिला है, ऐसा हर एक ने माना और किसी ने भी ये बात लीक नहीं होने दी। गुप्तता रखने का इतना ही कारण था कि कोई भी कठिनाई इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और स्मूथली ऑपरेशन होना चाहिए। इसीलिए ये बात सीक्रेट रखी गई थी। किस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ? किस तरीके से कसाब को मुंबई से पूना ले जाया गया और क्यों पूना में येरवडा जेल की ये चुना गया कि येरवडा जेल में उनको फांसी? साहिल जी, मैं मीडिया के प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दूंगा, उनका आभार मानूंगा कि इस पूरे ऑपरेशन में जब भी मैंने कहा ये देश के हित में नहीं है, सीक्रेट रखने की आवश्यकता है, तब आज तक न्यूज के पीछे पड़े हमेशा पत्रकार रहते हैं। लेकिन इस केस के बारे में पूरे पत्रकारों ने, पूरे मीडिया के लोगों ने शासन को बहुत सहयोग दिया है। जब वो 9 लाशें हमने दफनाए और मैंने हाउस में बताया था कि कहाँ दफनाए हैं, यह आवश्यक बात नहीं है, कोई इसका फॉलोअप न करे। एक भी मीडिया ने तब से लेकर आज तक मुझे ना सवाल पूछा, ना सरकार ने ये सब लाशें कहाँ दफनाए इसका फॉलोअप नहीं किया। इस घटना में भी इतने लोग थे, फिर भी मीडिया ने पुलिस को सहयोग देने का काम किया। प्रशासन में इतने लोग हैं, उनका देश प्रेम, हमारे मीडिया में काम करने वाले आप जैसे लोग, इनका देश प्रेम भी इस घटना से सामने आ गए हैं। मुंबई हमले के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को आखिरकार फांसी लग गई। पुणे की येरवडा जेल में आज सुबह गोपनीय तरीके से कसाब को सजाए मौत दी गई। तीन साल 11 महीने और 25 दिन पुरानी यह तस्वीर कुछ लोगों पर हमले की तस्वीर नहीं थी, न किसी शहर पर हमले की। यह हमला देश की संप्रभुता पर था, हमारी लोकतांत्रिक आस्थाओं पर था, उस एहसास पर था जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन अब अजमल आमिर कसाब को फांसी दे दी गई है। 164 मौतों के शोक में सिसक उठा था समंदर। 308 घायलों की चीख से हिंदुस्तान के आसमान की आंखें भी नम हो आई थी।
4 जांबाज अफसरों ने अपने लहू से मादरे हिंद के लोकतंत्र का मुकद्दर लिखा था। हमने दुनिया के पहले आत्मघाती आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था, अजमल आमिर कसाब। इंसाफ ने उस हमले का हिसाब कर दिया है। सुबह जब हिंदुस्तान सोकर जागा तो अजमल आमिर कसाब का जीवन अस्त हो चुका था। 7:36 पर उसे फांसी दे दी गई। अपने एक साथी के साथ मिलकर कसाब ने 26 नवंबर की रात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर 58 मुसाफिरों की मौत की एक कायर कहानी लिखी थी, लेकिन कामा अस्पताल से निकलते हुए वो एक नाके पर पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी ने FBI तक को सकते में डाल दिया था। कानून ने अपना काम किया और दोष एस्टेब्लिश हुआ था कि मतलब इस पर तो भारत का जो कानून है, देश का कानून है, उसके तहत फांसी की सजा का खबर मिला है, फांसी हुई है। बुरा काम का अंजाम बुरा ही होता है। जब से कसाब गिरफ्तार हुआ था तभी से उसे फांसी देने की मांग उठ रही थी। जिस मुल्क में वो पैदा हुआ उसने भी उसे अपनी मिट्टी का नाम देने से इनकार कर दिया था, लेकिन एक जिम्मेदार लोकतंत्र के बतौर हम जल्दबाजी से बचे, लंबी अदालती प्रक्रिया से गुजरे, पेशी और अपील का मौका दिया, राष्ट्रपति तक ने वक्त लिया, क्योंकि हम इतिहास के आईने में अपनी जिम्मेदारियों की लकीर खींचना चाहते थे। जो भी कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई शुरू से अब तक वो हमारे देश के विधि अनुसार हुई है, जो व्यवस्था विधि में है उसके अनुसार हुई है। सरहद पार की कुछ गुस्ताख नजरों ने हमें नजराने में कफन का कारवां भेजा था, लेकिन हमने उस पर अमन की चादर डाल दी थी। हमें मालूम है कि बड़ी मुद्दत से बनते हैं मुल्क, इंसाफ को इबादत की तरह पूछते हैं हम। इस घटना से ये सिद्ध होता है भारत में कानून का राज्य है, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक न हो, अगर देश का कोई कानून तोड़ा गया है तो उसे सजा देगी, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितना खर्चा है। हमने चोट खाई लेकिन तिलमिलाए नहीं। आंधियों में भी हमने जलाए रखे उम्मीदों के चिराग, लड़े और आगे बढ़े। दर्द के सोखते में सूखते रहे आंसू, लेकिन हम नहीं भूले कि जड़ों पर चोट की सूरत में एक संप्रभु देश का सलूक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिसकियों के बीच इंसाफ का सलीका। दिल्ली से आंचल आनंद और शमशेर सिंह, मुंबई से साहिल जोशी के साथ विद्या, पुणे, आज तक।